चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी बेसिकली बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र का एक मुख्य अंग और था जो दांत था। दांत के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि नहीं देखे तो दांत को जाकर दांत वाला जो वीडियो बनाया गया उसको एक बार जरूर देखिए, तभी जाकर आगे की बातें समझ में आएगी। हालांकि चलिए हम लोग को स्टार्ट करना है पाचन तंत्र। आखिर पाचन तंत्र होता क्या, उससे भी पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम, जिसको तंत्र कहते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? देखो, जब किसी वस्तु का समूह बना दिया जाता है तो एक सिस्टम हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का सिस्टम देखिएगा, सीपीयू, डेस्कटॉप, ये सब क्या होता है? एक सिस्टम हो जाता है। तो सिस्टम क्या होता है? एक समूह को दर्शाता है। क्या? तो पाचन ग्रंथि से जो भी आपका सिस्टम बनेगा, मतलब जो भी समूह होगा, जैसे देखिए यहाँ पर तरह तरह की ग्रंथियां है, तरह तरह के यहाँ पर क्या है, तो नलिकाएं यहाँ पर मौजूद है। तो तरह तरह की ग्रंथियां हैं, तरह तरह के क्या है, मतलब यहाँ पर तंत्र है। तो ये सब क्या है? ये सब मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, मतलब पचाने वाले तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब पाचन तंत्र किसे कहेंगे? तो पाचन तंत्र दो तरीके से होगा, एक तो आहार नाल से होगा, दूसरा पाचक ग्रंथियों से होगा। मतलब आहार नाल भी एक भोजन को पचाने का काम करता है, और साइड साइड से कुछ ग्रंथियां होती है जो एंजाइम छोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से भोजन बहुत जल्दी पचता है। ठीक है ना? तो पाचन तंत्र सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम का मतलब समूह होता है, कुछ ग्रंथियों का समूह। कुछ ग्रंथियों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। मतलब जिस आधार पर इसको डिफाइन आप करना चाहते हैं उस आधार पर कर सकते हैं। तो हालांकि सिस्टम का कोई खास डिफिनेशन नहीं है। तो डाइजेटिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र हिंदी में हम लोग कहते हैं। अब देखो, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो आहार नाल और उससे संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो मिलकर भोजन पचाने का काम करती है, वही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाती है। मतलब पाचन तंत्र का आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं डाइजेटिव सिस्टम का, कि मतलब आहार नाल और उससे संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर आपस में भोजन को पचाने का काम करती हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिए, एक आहार नाल एलिमेंटेटरी कैनल, उसका दूसरा डाइजेटिव ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि। यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथि है, ये दोनों मिलकर भोजन को पचाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेटिव सिस्टम। अभी तो बताए थे सिस्टम का मतलब क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। ठीक है ना? तो क्या हो गया, देखिए ये सब ग्रंथियां हैं, ये सब ग्रंथियां हो गया, और आहार नाल का कुछ भाग हो गया, ये सब मिलकर भोजन को पचाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेटिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेटिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग पाचन तंत्र को दो आधारों पर बांट सकते हैं, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। अब सबसे पहले आहार नाल पर हम लोग आते हैं। आहार नाल होती क्या है? देखो, तो हर जीव जंतु में जो भी उच्च श्रेणी के जीव जंतु हैं उनमें भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और उसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। जैसे हम लोगों में क्या हो गया, तो हम लोगों में मुख गुहा से लेकर जो है ना मल द्वार तक है, यानी गुद्दा तक हम लोग का क्या? आहार नाल फैला हुआ है। आहार नाल की लंबाई लगभग देखी जाए तो 32 इसकी लंबाई करीबन से करीबन 32 फीट, और यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 8 से 10 मीटर के करीबन ये आता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो आहार नाल होता है वो मुख गुहा से लेकर गुद्दा, मतलब गुद्दा या मल द्वार तक फैली होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी इसकी क्या होती है? आहार नाल की लंबाई होती है। यानी भोजन को पचाने के लिए एक विशेष यंत्र चाहिए, एक विशेष क्या होता है? मशीन चाहिए। उसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल एलिमेंटेटरी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? आहार नाल एलिमेंटेटरी कैनल कहते हैं। समझ में आई? आहार नाल किसे कहेंगे? आहार नाल। देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी जीव जंतु में, चाहे कोई भी हो, पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो क्या पेट में रह जाएगा तो एक दिन मर जाएंगे, ऐसा ही है। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर जा रही है तो उसको उसके आने का भी द्वार होना चाहिए। अगर जा रहा है और नहीं आएगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए चोरी है, कहीं चोरी करने के लिए जाता है तो जाएगा, और वापस नहीं आएगा तो उसकी दशा क्या होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं ना? और सही होता है, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसका तो वापस आने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रास्ता होनी चाहिए ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि आहार नाल मतलब एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। तो लिख सकते हैं सभी प्रकार के जीव जंतुओं में, मतलब जितने भी उच्च श्रेणी के जीव जंतु हो गए, जैसे छोटा चींटी उटी, ये सब में नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब आहार नाल, क्योंकि आहार नाल इतना लंबा होता है, और छोटे छोटे जीव जंतु में क्या इतना लंबा हो सकता है आहार नाल? देखो, तो कहने का मतलब है ये है, आहार नाल लोग थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन गाय भैंस जो होता है ना उसमें आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है? तो देखिए, आहार नाल किसे कहेंगे? तो लिखिएगा सभी प्रकार के उच्च श्रेणी जीव जंतुओं में
भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंटरी कैनल कहते हैं। पचाने का मतलब खाना खाए तो उसको पचाने का काम करेगा, निकालने का, चोर चोरी करने जाता है तो भी निकलने का रास्ता निकालेगा, तो वो रास्ता उसके लिए क्या हो गया, वो आहार नाल हो गया, ठीक है ना, जिसके माध्यम से वो भोजन को पचाता है, जिसके माध्यम से चोर चोरी करके चला आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंटरी कैनल कहेंगे, मतलब आहार नाल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो आहार नाल से संबंधित आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मुख गुहा से लेकर गुद्दा तक। देखो ये मुख गुहा, और मुख गुहा से जैसे आप भोजन डालेंगे तो ग्रसनी से होते हुए अमाशय में गिरेगा, अमाशय से छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचेगा, और बड़ी आंत से आपका होते हुए गुद्दा द्वार, जो भोजन क्या होता है, हम लोग सुबह के समय जाते हैं और निकल कर चले जाते हैं। तो ये क्या है, आपका आहार नाल मुख गुहा से लेकर कहां तक फैला हुआ है, रेक्टम मतलब गुड्डा या मल द्वार इसको कहते हैं, वहां तक फैला हुआ है। और आहार नाल की लंबाई एग्जाम में पूछता है, बहुत तरह के एग्जाम में पूछता है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो अपने अनुसार दीजिएगा। देखो अगर मीटर में बोलेगा तो लिखिएगा 8 से 10 मीटर, लगभग करीबन 9 मानी जाती है, बीच में ही लेकर चलेंगे 8 से 10 मीटर। और यदि फीट में पूछेगा तो 32 फीट होती है इसकी लंबाई, किसकी, तो आहार नाल की लंबाई, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे पाचन तंत्र किसे कहेंगे, पाचन तंत्र को इंग्लिश में बबुआ हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेटिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेटिव सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथि दोनों मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं, उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेटिव सिस्टम कहते हैं। अब पाचन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंटरी कैनल और डाइजेटिव ग्लैंड्स कहते हैं, मतलब आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। अब आहार नाल किसे कहेंगे, तो भोजन को पचाने के लिए हर तरह के जीव जंतु में एगो विशेष यंत्र होता है, चाहे एगो विशेष मशीन होता है, उसी मशीन का हम लोग क्या कहते हैं, तो आहार नल कहते हैं, ठीक है ना। और पाचन ग्रंथिया के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये क्या करता है, ये मतलब साइड से एंजाइम छोड़ता है पाचन ग्रंथिया, ताकि भोजन जल्दी पचे, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो आहार नाल जो है ना, वो कहाँ से फैला हुआ है, मुख गुहा से लेकर नीचे वाले द्वार तक, जब तक भोजन को नहीं निकालेंगे तब तक आहार नाल छोड़ता नहीं, ये पकड़े रहता है। कहता है कि जब तक तुमको एकदम निकालेंगे नहीं बाहर तब तक छोड़ेंगे नहीं, कौन कहता है, आहार नाल। यहाँ से खाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक गुद्दा, जहाँ से एकदम भोजन को बाहर नहीं निकालेगा तब तक आहार नाल पीठ नहीं छोड़ने वाला है। और साइड से क्या होता है, मतलब यहाँ से जो ग्रंथियाँ होती है वो कुछ एंजाइम छोड़ती है, जो भोजन को पचाने में बहुत जल्दी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। अब चलो हम लोग जानते हैं एक एक, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। पाचन तंत्र, आहार नाल समझ गए होंगे। आहार नाल की लंबाई 32 फीट या मीटर में 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। अब देखो आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा जान लेते हैं। मुख गुहा क्या होती है, ग्रॉस नली क्या होती है, अमाशय क्या होती है, सारी बात एकदम बेसिकली समझेंगे, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। अब चलो मुख गुहा। अब देखो मुख गुहा क्या होता है, तो मुंह तो जब भी हम लोग भोजन स्टार्ट करते हैं, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, एग्जाम में कई बार पूछता है, तो पाचन की क्रिया जो होती है ना, मुख गुहा से स्टार्ट होती है। यहीं से ना हम लोग भोजन को काटना स्टार्ट करते हैं। अब मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, जीभ होता है, दांत होता है, फिर इसके अंदर ग्रसनी भी होता है। अब बोलेंगे भाई ग्रसनी क्या है, इसमें तो ग्रसनी कहीं दर्शाया नहीं हो। देखो जब भी अपना मुंह बांध के देखना है, दिख करना, 2 छिद्र दिखाई देता है ना, तो मतलब 2 जौन छिद्र होता है, एगो निगल द्वार होता है, एगो कंठ द्वार होता है। निगल द्वार का मतलब जौन भोजन होगा ना उसको निगलने का काम करेगा, और कंठ द्वार का मतलब होता है वो श्वास लेने का काम कर, श्वास लेगा छोड़ेगा, श्वास लेगा छोड़ेगा, उसको श्वास नली हम लोग कह सकते हैं। यानी कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार भोजन वाले नली में खुलता है। हम लोग जब भी भोजन खाते हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, जब भी भोजन मुंह में डालेंगे ना तो कंठ द्वार बंद हो जाता है और निगल द्वार के माध्यम से क्या होता है, भोजन चला जाता है। नहीं तो अगर कंठ द्वार नहीं बंद होगा तो भोजन कंठ द्वार में चला जाएगा, तो अटक जाएगा, तो मरिए जाएंगे। तो देखिए कहने का मतलब है कि मुख गुहा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग भोजन डालते हैं। यानी पाचन की क्रिया स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आप आंख मूंद कर आंसर मारिएगा मुख गुहा से, ठीक है। लेकिन पूर्ण कहाँ होती है ये हम लोग जानेंगे नीचे। छोटी आंत में भोजन जो है ना पूर्णता क्या होती है, पच जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, जीभ होता है, दांत होता है, ग्रसनी भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर लाल ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिसको मैं देखो यहाँ पर दर्शा दे लाल ग्रंथि। तो सबसे पहली बात है मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ है। तो दांत पर मैं एक बहुत बड़ा मतलब वो दांत अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसके कारण से उस पर मैं पिछले वाले वीडियो बना चुका हूँ, मानव दांत, ठीक है ना, ह्यूमन टीथ, उस पर सारी बेसिकली बातें बता दिया हूँ। बस हम लोग इसमें पाचन से संबंधित बातें जानेंगे। और जीभ की यदि बात करते हैं तो ठीक है ना,
जीभ क्या होता है, अंदर वाले फर्श से जुड़ा होता है। हम लोग का जीभ क्या है, एक समतल क्या संरचना है, और जीभ के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बूंदे पाई जाती है जो स्वाद बताती है। मतलब जो अंकुर जैसा बूंदा पाया जाता है, कभी जीभ निकाल के देखना, उसमें क्या होता है, अंकुर की जैसी रचना पाई जाती है। उस अंकुर को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। क्या, स्वाद कलिया के माध्यम से हम लोग मालूम करते हैं कौन भोजन तीखा है, कौन, जब कौन मीट उट बनता है चाहे, मतलब हम लोग भोजन का स्वाद कैसे मालूम करते हैं, जीभे से ना एकदम लेगा ऐसा ही ना करते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब है ये है कि जो स्वाद कलिया होती है वो सिर्फ भोजन का क्या बताती है, स्वाद बताती है कि आखिर भोजन बनल है तो कैसन बनल है। बस वो क्या बताएगा, स्वाद कलिया। और स्वाद कलिया कहाँ पाई जाती है, समझ बबुआ, स्वाद कलिया जीभ के ऊपरी सतह पर अंकुर के जैसन पाई जाती है। उसी बूंदा बूंदा को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कली के नाम से जानते हैं। तो जीभ के बारे में ज्यादा नहीं जानना था। अब देखो, जैसे ही हम लोग भोजन मुंह में डालते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग मुंह में भोजन, लेके एकदम चिपलाने लगता है पूरा का पूरा, दांत उस पर क्रिया करेगा, काटेगा पूरा का पूरा। बताया था ना, दांत भी 4 तरह के होते हैं, काटने वाला, एक फाड़ने वाला, एक चबाने वाला, 3 तरह का दांत हो गया। मतलब 4 तरह का दांत होता है। लेकिन अगर चोड़ना का काम तो आप जानते हो, दोनों का काम सेम ही होता है, चिबाने का। तो जैसे हम लोग मुंह में भोजन डालते हैं तो क्या करते हैं, भोजन को एकदम मुंह से मतलब काट के क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं उसको। ठीक है, देखिए एक चीज और हम लोग जानते हैं, पाचन कैसे होता है भोजन को, ये जानना जरूरी है। भोजन का पाचन कैसे होता है, तो जो हम लोग जब भोजन मुंह में डालते हैं तो बड़े बड़े में डालते हैं। अब रोटी है चाहे चावल है तो एकदम बूंदा बूंदा छोटा छोटा होता है, नहीं इतना बड़ा है तो भाई वो तो जतीले अणु है, उसको डालते हैं मुंह में। और डालने के बाद उसको सरल छोटे छोटे अणु में क्या करते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड कर देते हैं। तो पाचन में बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणु बना देते हैं। और उसके बाद इसमें जल का, उसके बाद एक विटामिन का या खनिज का, ये सब का पाचन नहीं होता है, इस सब का अवशोषण होता है। क्योंकि तो अपने आप में बहुत छोटा कण है। किसका किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, ये सब का क्या होता है, ये सब का पाचन होता है। लेकिन जल का, विटामिन, खनिज, ये सब अपने आप में बहुत छोटे होते हैं। इस कारण से इन सभी का क्या होता है, ये खनिज है, इन सभी का सिर्फ अवशोषण होता है, शोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पाचन क्रिया है वो फिजियो और केमिकल क्रिया है। ठीक है ना, फिजियो और क्या है, केमिकल प्रक्रिया। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, पहले मुंह में लेते हैं एकदम पूरा का पूरा भोजन का, लेके एकदम मतलब दांत से काट उठ के उसको बराबर कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि वैसे ही चला जाता, हम लोग काटते हैं मुंह में चले, नहीं, अब मुंह के अंदर भी कुछ लाल ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को एकदम चिपचिपा गीला बना देता है। तो जो चिपचिपा गीला भोजन बन गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं केमिकल। और जो भोजन काटने का काम किया हम लोग, वो क्या होगा, फिजियो। यानी जो पाचन की क्रिया होती है वो फिजियो और केमिकल दोनों तरह की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, और साथ में पाचन का एक मुख्य कार्य होता है कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। अब कभी काल क्या होता है, हम लोग भोजन करते हैं ने, मतलब मान लीजिए कोई काम धाम किए, एकदम थक गए, पूरा का पूरा कर रहे हैं, अब भोजन करेंगे, देखना 10 से 15 मिनट के बाद कर रहे हैं, फिर वही एनर्जी किया एकदम होता नहीं है। भोजन करने के बाद आदमी के अंदर पूरी तरह से एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाती है। तो पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से एनर्जी को लेकर आपको देना और फिर से आपके अंदर ताकत भर देना। समझ भाई, पाचन क्या करता है, जटिल अणुओं को, मतलब बड़े बड़े अणुओं को तोड़ देता है और उसके बाद विटामिन का, जल का और खनिज का ये अवशोषण करता है। लेकिन हम लोग जो भोजन करते हैं उसके माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी मिलता है वगैरह वगैरह, वो सब क्या करता है, उसका पाचन होता है। लेकिन जल का, विटामिन का, खनिज का पाचन नहीं होता है, इसका सिर्फ अवशोषण होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे कण होते हैं। और साथ में जो पाचन है वो कौन सा क्रिया है, तो पाचन फिजियो और केमिकल क्रिया है। और पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा को लेकर हमको देना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक पर, ये पाचन समझ गए होंगे। हम लोग थे मुख गुहा पर आते हैं। मुख गुहा में हम लोग देखे, जैसे हम यहाँ पर भोजन जाता है, अब दांत लेकर उस पर एकदम क्या करता है, मुंह उसको एकदम मतलब छोटे छोटे अणु में डिवाइड कर देता है। अब जैसे ही जो भोजन है छोटे छोटे एकदम सरल अणु में डिवाइड होगा, बढ़ जाएगा, तब यहाँ से लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। लाड़ ग्रंथि क्या करता है, मतलब लाड़ छोड़ने लगता है। अब देखो, इस मुख गुहा में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। अब 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि कौन कौन पाई जाती है ये भी हम लोग जानेंगे। ये होता है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। क्या होता है, जैसे ही हम लोग भोजन यहाँ से क्या करते हैं, डालते हैं, जैसे ही यहाँ से मुख के माध्यम से भोजन डालते हैं, वे दांत के द्वारा उसको काटते हैं, चिबाते हैं पूरा का पूरा, तब क्या होता है, लाड़ ग्रंथि से लाड़ निकलना स्टार्ट करता है। उस पर क्या करता है, ये लाड़ का काम होता है जीवाणु को नाश करेगा। मान लीजिए ऐसे ही हम लोग हाथ उत नहीं धोए, एकदम पूरा का पूरा लेके खा लिए, तो हाथों में कीटाणु या जीवाणु नहीं होगा, वो मुंहों में जाता है, तो लाड़ का काम होता है उसको क्या करेगा, उस जीवाणु को, उस कीटाणु को क्या करेगा, मारने का काम होता है। ठीक है ना।
तो ये मुख हुआ, मतलब जैसे ही मुख में हम लोग भोजन डालते हैं, भोजन क्या करेगा, दांत काटेगा, उसको छोटा छोटा बनाएगा, फिर लौर ग्रंथि से लार निकलने का काम होता है, वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं मुख गुहा के बारे में। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मुंह में भोजन डालते हैं, जैसे ही मुंह में भोजन डालते हैं तो क्या करता है कि हम लोग भोजन को मुंह के सारे दांत के सारे तो उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा काट देते हैं। लेकिन जो होता है ना, उस पर जो लौर ग्रंथि पाई जाती है, देखियो लौर ग्रंथि के बारे में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। जो लौर ग्रंथि पाई जाती है वो एक लार छोड़ता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, मतलब भोजन को गीला बना देता है। आप कभी भोजन करके देखिएगा, खाकर देखिएगा भोजन कैसे गीला हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, लौर ग्रंथियां पाई जाती है। देखो जैसे मुख गुहा के सारे, मतलब जैसे हम लोग अपने मुंह में भोजन डालते हैं, डालने के बाद क्या दांत के साथ उसको मतलब काटते उठते हैं, तो देखिएगा वो गीला हो जाता है भोजन। कैसे, कभी निकाल कर देखिएगा एकदम। ठीक है ना। तो क्या है ना कि जैसे ही भोजन डालेंगे उस पर लार ग्रंथि काम करती है, वो लार छोड़ती है, रस छोड़ती है, जिसके कारण से भोजन क्या होता है, एकदम गीला हो जाता है। देखिए छोटे बच्चे को आप देखिएगा, छोटा जो बच्चा होता है ना, एकदम लार टपकाते रहता है पूरा। कई बच्चे होता है ऐसा होता है उसके गर्दनों पर पूरा रुमाल लगाया जाता है। लार जो होता है बहुत ज्यादा छोटे बच्चे में बनता है। ठीक है। तो लौर ग्रंथि के बारे में हम लोग जाना। देखिए मुख गुहा क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी लौर ग्रंथि पाई जाती है। जो हम लोग को अंदर मुख है, मुंह के अंदर क्या होता है, यहाँ लौर ग्रंथि पाई जाती है। ये कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी। और बताइए प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में कितना मतलब लीटर लौर ग्रंथि बन सकता है, ये मतलब कितना लार टपकता है। तो करीबन से करीबन 1.5 लीटर लार जो है ना मनुष्य के शरीर से टपकते रहता है, मतलब मुख गुहा से। देखिए तो 3 जोड़ी लौर ग्रंथि पाई जाती है, और प्रतिदिन कितना लार बन सकता है, चाहे कितना बनता है, तो 1.5 लीटर, मतलब 1.1/2 इसको 1.5 लीटर के नाम से जानते हैं। प्रतिदिन मिनिमम कम से कम एक व्यक्ति में 1.5 लीटर मतलब क्या बनती है, लार बनती है। ठीक है। अब देखो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, एक लौर ग्रंथि है जिसके सहारे भोजन आपका चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर लौर ग्रंथि के अंदर 3-4 एंजाइम पाए जाते हैं, जो बता रहा हूँ। देखो म्यूकस भी होता है जो भोजन को चिपचिपा करता है। अब सबका क्या क्या काम है, सारी बातें तो देखो जिस चैनल पर आप क्लिक किए वो कोई साधारण सा चैनल नहीं, उसका नाम है सुपर, जेपी सुपर। और ये आपको सुपर बनाने का काम करेगा, मतलब लो से हाई ले जाने के लिए काम करेगा। ठीक है ना। इसलिए सारी बातें, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगी लेकिन सारी बातें बेसिकली जानेंगे, ताकि कोई भी मतलब एग्जाम जो है ना, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम लोग थे मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, लौर ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को चिपचिपा बनाने के, गीला बनाने का काम करता है, रसदार बनाने का काम करता है पूरा का पूरा। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लौर ग्रंथि पाई जाती है, और प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति में कितना मतलब लौर बन सकता है, तो 1.5 लीटर कम से कम बनता है। ठीक है ना। अब 3 जोड़ी लौर ग्रंथि कौन कौन, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। देखो अब पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है, यह सबसे बड़ी लौर ग्रंथि होती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी लौर ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब देखो ये क्या होता है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है सांप में जहर का काम करता है। दांतवा जो होता है ना उसमें एकदम काटेगा ना तो पूरा विष छोड़ देता है। तो यहाँ जो पैरोटिड जो सांप में होता है, पैरोटिड ग्रंथि, वो जहर का काम करता है। काटने के बाद क्या होता है, विषैला हो जाता है, पूरा का पूरा शरीर में विष फैल जाता है और आदमी मर जाता है अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लौर ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर। ये 3 तरह की लौर ग्रंथियां होती है। पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। उसके बाद चली जाए, देखो तो इन ग्रंथियों में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। अब देखो लाइसोसोम एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, पढ़े ना, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ये देखो लाइसोसोम का काम क्या होता है, जीवाणुओं को, कीटाणुओं को एकदम मार देना। जैसे हम लोग भोजन डालते हैं, कभी कभी हाथ नहीं धोते हैं, चाहे क्या होता है हाथ कचरा भी होता है, वैसे ही भोजन लेकर डाल देते हैं, क्या जीवाणु कीटाणु नहीं जाता है शरीर में, जाता है। या भोजन भी कई बार हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं बता रहे हैं, गांव में क्या भोजन सब है मतलब सही होता है नहीं, उसमें कई तरह के कीटाणु जीवाणु, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका ही तो चेक होता है एकदम माइक्रोस्कोप लगा के, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उनका एकदम शुद्ध एकदम जो भोजन होता है ना। हम लोग का शुद्ध भोजन नहीं होता, उसमें जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया मौजूद होते ही हैं। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, अब क्या जैसे मुंह में भोजन डाले, अब क्या करेगा, हमारे अंदर 3 जोड़ी लौर ग्रंथियां पाई जाती है। अब जो लौर ग्रंथियां पाई जाती है उनके अंदर 4 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इंतजार करता है, जैसे ही भोजन डालेंगे ना, कहेंगे क्या हो बबुआ हुआ, वो क्या करेगा, भोजन आएगा तो उसके अंदर जो भी कीटाणु होगा उसको मार देता है। और मान लो 22 सन कुछ कीटाणु नहीं मरते हैं तो आमाशय में गिर जाते हैं। अब आमाशय में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, कहता है कि आओ अब उन्हें से बच गए, लेकिन यहाँ नहीं बचने दूंगा। तो बातें हम लोग जब आमाशय पढ़ेंगे उस समय हम लोग जानेंगे।
ठीक है। तो जैसे मुंह में भोजन डालेंगे, भोजन को क्या करें, काटते उठते हैं, तो अब क्या करता है भोजन के अंदर यहाँ मुख लौर ग्रंथि के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा, जीवाणु को मार देता है। इसी कारण से लिखा है लाइसोसोम का काम जीवाणुनाशी होता है। अब देखो और भी दो यहाँ पर एंजाइम है, टाइलिन और डाइस्टेज। ये दोनों क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। देखो स्टार्च का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में मंड या चोकर कहते हैं। अब देखो चोकर जो हम लोग रोटी खाते हैं वो शुद्ध आटे का नहीं होता, उसमें चोकर होता है। अगर शुद्ध खा लेंगे ना तो 2 से 4-5 को खा लेंगे तो पेट झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध कोई चीज आप नहीं खा सकते हैं। अब सोना भी शुद्ध नहीं बनता, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैदा है, अब मैदा का आप रोटी बना के 5-8 को खाना लीजिए, देखिए आपका क्या हाल होता है। तो कहने का मतलब है शुद्ध भोजन नहीं। यहाँ पर देखो टाइलिन और जो डाइस्टेज होता है, ये जो होता है ना चोकर को पचाने का, मंड को पचाने का, मतलब जो उसमें जो भोजन करते हैं उसमें जो मोटा मोटा जो कण होता है जिसको हमारा क्या करता है, मतलब जिसको नहीं पचा सकते हैं उसको जो होता है ना टाइलिन और डाइस्टेज जो है ना पचाने का काम करता है। भगवान भी बहुत चालाक है, हम लोग के अंदर ऐसा ऐसा मतलब यंत्र, ऐसा ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो सब काम कर लेता है, सब अपने में सब फरिया लेता है, सब किया हुआ। जैसे ही भोजन डालेंगे वो अपने में एकदम लड़ कट के एकदम क्या करता है, फाइनल करता है सब। आज सुबह के समय हम लोग भी जाकर को फाइनली कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टाइलिन और डाइस्टेज होता है ये स्टार्च मतलब मंद या चोकर का पाचन करता है। मंद या चोकर मतलब शुद्ध भोजन का पाचन करता है, मतलब शुद्ध नहीं, जो चीजें शुद्ध नहीं है उसमें जो ऐसा कण है जो पच नहीं सकता है। जैसे मान लो आटे है, आटे के अंदर चोकर पाई जाती है, उसका पाचन कौन करता है, तो टाइलिन और डाइस्टेज करता है। ठीक है। अब देखो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। हम लोग जैसे ही मुंह में भोजन डालते हैं तब देखना भोजन एकदम गीला हो जाता है, किसके कारण से, तो म्यूकस के कारण से। ठीक है ना। तो म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है ना, समझ में आई होगी बातें। हम लोग जैसे हम लोग मुंह में क्या करते हैं, भोजन डालते हैं, अब उस भोजन पर क्या करता है, लार आता है। लार में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन, लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस होता है। लाइसोसोम का काम होता है जितने भी उसमें कीटाणु जीवाणु होंगे सबको बेचारा काट काट के मार मार के भगा देगा, नासे कर देगा उसको। और टाइलिन और डाइस्टेज होता है मंद या चोकर का पाचन करता है। और म्यूकस जो होता है ना भोजन को एकदम पूरा का पूरा चिपचिपा बना देता है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग का जो भोजन है यहाँ से तो क्या होता है, यहाँ से चिपचिपा हो गया आपका भोजन। अब यहाँ से भोजन होते हुए आपका ये ग्रॉस नली में आएगा। ये जो नली का दिखा है इसको ग्रॉस नली कहते हैं। अब देखो यहाँ जो भोजन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मतलब ग्रॉस नली में जो भोजन आता है उसको बोलस, जो मुंह में कुछ काच के एकदम रफ्तार बना बना के ग्रॉस नली में भेज दिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो भोजन आया ग्रॉस नली में, ये अब भोजन मुख गुहा से होते हुए कहाँ आएगा, ग्रॉस नली में आएगा। अब यहाँ जो भोजन आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलस कहते हैं। ग्रॉस नली में जो भोजन आता है, तो मुख गुहा से जो भोजन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। समझ में आई ना। मुख गुहा में अब जो भोजन था चिपचिपा बन के जैसे ही ये ग्रॉस नली में आएगा तो वो भोजन का नाम होता है बोलस। क्या कहेंगे, बोलस। देख सकते हैं, बोलस कहते हैं। अब देखिए ग्रॉस नली में क्या होता है कि भोजन डायरेक्ट नहीं गिरता है। डायरेक्ट गिरेगा तो आमाशय पर जोर डालेगा जिसके लिए आपके शरीर के लिए खतरनाक पड़ जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, इसमें क्रमाकुंचन क्रिया होती है। जो भोजन आता है वो सिकुड़ते फैलते मतलब क्या होता है, नगिनिया डांस करते हुए आता है, फों करते आता है। तो देखो कहने का मतलब जो भोजन तो डायरेक्ट आपका आमाशय में नहीं गिरेगा। ग्रॉस नली के बाद ये आमाशय, इसी में आपका भोजन गिरता है। लेकिन जैसे मुख गुहा से आपका जो मुख गुहा में जो भोजन होता है उसको अब जो ग्रॉस नली में भोजन गिरेगा उसको बोलस कहेंगे। यहाँ से जो भोजन एकदम धीरे 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 आता है, मतलब जो भोजन मुख गुहा से गिरता है वो भोजन शिथिलन करते हुए, संकुचन करते हुए, संकुचित होते हुए आता है। इस क्रिया को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन का मतलब भोजन को ढकेलना। भोजन को ढकेलेगा धीरे धीरे धीरे, ढकेल ढकेल के कहाँ पहुंचाएगा, आपका आमाशय में। ठीक है ना। तो और देखिए एक बात और, भोजन का यहाँ पर पाचन नहीं होता ग्रॉस नली में। ठीक है ना। कैसे, यहाँ से तो सिर्फ उसको आना है, यहाँ तो कोई ऐसा ग्रंथि नहीं है जो भोजन को एकदम पीस पीस के पतला कर दे। यहाँ तो कोई ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस नली है, ग्रॉस नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। और इसमें एक भोजन को ढकेलने वाला यंत्र होता है, क्रिया होती है जिसको क्रमाकुंचन हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। यानी लिख सकते हैं आप क्रमाकुंचन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ग्रॉस नली से होते हुए भोजन शिथिलन करते हुए धीरे धीरे आती है। इस क्रिया को हम लोग, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ जो ग्रॉस नली में भोजन आता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। समझ में आई।
एक बहुत सिंपल से समझिए, जो मुख गुहा होता है इसमें 3 जोड़ी लौट ग्रंथि पाई जाती है और प्रतिदिन जो लार होता है हम लोग के मुख से 1.5 लीटर मतलब क्या होता है पनपता है। ठीक है, अब 3 जोड़ी लौट ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। और पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लौट ग्रंथि है और साथ में ये जो होता है सांप में जहर का काम करता है पैरोटिड ग्रंथि। अब हम लोग के लौट ग्रंथि में 3-4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। अब देखो लाइसोसोम का काम होता है जीवाणु को नाश करना और टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है मंद या चोकर का पाचन करना और म्यूकस का काम होता है भोजन को पूरी तरह से चिपचिपा बना देना। अब मुख गुहा से हम लोग का भोजन ग्रॉस नली में आता है, तो यहाँ भोजन का तनिको पाचन नहीं होता, ज्यों कहते हुए आता है। यहाँ पर जो भोजन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर भोजन को जो ढकेलने का काम करता है उसको क्रमाकुंचन कहते हैं। तो इस तरह से मुख गुहा और ग्रॉस नली समझ गए। अब जरा सा हम लोग चलते हैं आमाशय की ओर। तो अब जो भोजन है देखिए, अब जो भोजन है आपका आमाशय में गिरता है। अभी तक आपने ये देखा कि मुख गुहा से भोजन कहाँ आएगा, ग्रॉस नली में आएगा, ग्रॉस नली से क्रमांकुंचन होते आपका भोजन अब जो है ना वो कहाँ गिर जाता है, तो आमाशय इसमें गिरता है। अब देखो इस आमाशय को हम लोग पेट कहते हैं, ये वाला जो भाग है ना पेट कहते हैं। अब कई लोग कहता है कि इधर आमाशय है, नहीं, ये वाला जो भाग है ना ये आपका आमाशय है। आमाशय देखो सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन आपका आमाशय में ही रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर तरह तरह की क्रिया होती है, वो सारी बातें हम लोग जानते हैं, एग्जाम में बहुत तरह की चीजें इससे समझ पूछता है। अब देखिए बाबू यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझते चलेंगे। अब हम लोग का जो भोजन यहाँ पर ग्रॉस नली में आया था उसको बोलस कह रहे थे, क्या बोलस। अब वो जो बोलस है वो आमाशय में गिर जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर आमाशय गिरेगा, अब देखो आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। भोजन यहाँ पर लगभग 4 घंटे तक रहता है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलेरी के। अब देखो मैं आमाशय को यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा चित्र बना दिया हूँ, इसको यहाँ से काट के यहाँ पर बना दिया हूँ। अब देखो सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं, पिछला भाग को फुंडिक कहते हैं और सबसे ये कोना वाले भाग को पाइलेरी कहते हैं। तो देखिए हम लोग का जो भोजन है सबसे पहले ये ऊपरी भाग में गिरेगा। ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं, देख सकते हैं, कार्डियक कहते हैं। मतलब आमाशय का जो पहला भाग होता है, ऊपरी जो भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर भोजन गिरता है उसमें HCl का निर्माण होता है, किसमें, कार्डियक में, सबसे ऊपरी भाग में। देख सकते हैं सबसे ऊपरी भाग में किसका निर्माण होता है, HCl का। ठीक है ना, अब देखो कहने का मतलब है जो जीवाणु मुंह में नहीं मरे थे, कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु मुंह में चले जाते हैं, तो उसमें जो लाइसोसोम होता है वो कुछ मार देता है। ठीक है ना, लाइसोसोम कुछ जीवाणु को क्या करता है, नाश कर देता है। लेकिन जो जीवाणु संयोग से नहीं नष्ट हो पाते हैं वो क्या करते हैं, पेट में आएंगे तो बेचारा वहां पे HCl कार्डियक में रहता है, वो इंतजार करते हैं कि आवा होने से तो बच गए, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वहां से जैसे ही कीटाणु आएगा, जीवाणु आएगा, अब HCl रेडी एकदम सीना टान के किया हुआ, ये भी बेचारा भूखाले रहता है। जैसे आता है कीटाणु एकदम मुंह बायल रहता है, उसको नाश कर देता है, उसको खत्म कर देता है। कौन, तो HCl करता है। अब HCl कहाँ है, तो कार्डियक में पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में। जैसे ही भोजन आएगा HCl निर्माण हो जाएगा, वहां पे HCl बन जाएगा। HCl जैसे ही बनेगा वो कीटाणु को क्या करेगा, नाश करना स्टार्ट कर देगा, उसको खत्म करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो समझ गए, जैसे भोजन आएगा तो आमाशय में गिरेगा, लेकिन आमाशय का सबसे ऊपरी भाग कार्डियक में गिरता है और कार्डियक में जैसे गिरेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसके अंदर जो भी जीवाणु है, जो भी कीटाणु है उसको नष्ट करने का काम करता है। और साथ में यहाँ पर जो भोजन होता है टूट जाता है। जो कार्डियक भाग होता है उसमें भोजन को क्या करता है, HCl तोड़ने का, टुकड़ों में विभाजित करने का काम करता है। तो कार्डियक का मतलब समझ गए, जैसे ही ग्रॉस नली से होते हुए भोजन आमाशय में गिरेगा तो आमाशय का सबसे ऊपरी भाग कार्डियक में गिरेगा, कार्डियक में जैसे ही भोजन गिरेगा HCl का निर्माण होगा। अब देखो HCl क्या करता है, HCl क्या करता है कि जौन जीवाणु मुंह में नहीं मरा था, मुंह के लौर से, लाइसोसोम से नहीं मरा था, उसको क्या करता है, HCl मारने का काम करता है और साथ में यहाँ पर भोजन को छोटा छोटा टुकड़ों में विभक्त करने का भी काम करता है। तो आमाशय के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे भाग पर हम लोग चर्चा करते हैं, फुंडिक भाग। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, फुंडिक भाग। देखिए फुंडिक जो भाग होता है ये कांटेदार नुमा वाला मतलब एक भाग होता है, मतलब कांटे के जैसा होता है। कभी कल भूखे हम लोग रहते हैं ना तो पेटवा में एकदम कहते हैं चूहा कूदता है, बाप ऐसे बोलते हैं ना, चूहा कूद रहा है। भूखे रहने पर देखिए एक बात याद रखिएगा, आदमी को ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहनी चाहिए, ना तो अल्सर मतलब एक घाव होने की संभावना बन जाती है। और इस घाव को, जो पेट में घाव होता है उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर ये कैसे उत्पन्न होता है, तो ज्यादा समय तक भूखे रहेंगे ना तब उत्पन्न हो जाता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो यहाँ पर फुंडिक भाग, बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, फुंडिक भाग। ये कैसा होता है, तो ये कांटेदार या कांटेनुमा रूजी होता है। अब देखो मतलब कई बार क्वेश्चन कर चुका है, क्वेश्चन किया है कि पेट में चूहा किसके कारण से कूदता है, तो रूजी के कारण से। काहे कि वो कांटेदार होता है। अब नहीं भाई भोजन करेंगे तो पेटवा तो गड़बे करेगा ना, गड़ता है ना। कभी भूखे रह कर देखिएगा, ज्यादा समय तो सुबह में खाइएगा, एक रात खइबे मत करेगा, सुबह से लेकर रात भर, तो देखिए आपके कैसे पेटवा एकदम दर्द करने लगेगा। दर्द किसके कारण होता है,
तो उसमें घाव हो जाता है। कांटेदार जो रूजी है वो आपके पेट को चुभेगा, अमाशय को तो पेट कहते हैं ना, इसको क्या करेगा, एकदम चुभेगा, और चुभेगा तो घाव होगा, और घाव होगा तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो आपको दवाई खाना पड़ेगा, नहीं तो सुई घोंपवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। देखिए, तो जो फुंडी का भाग होता है वो बीच वाला भाग होता है, वो कैसा होता है, तो कांटे नुमा रूजी होता है। पेट में चूहा इसी के कान से, रूजी के कान से कूटता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूजी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बीच वाले भाग को कांटे नुमा रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है। देखो, सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन कहाँ रहता है, तो अमाशय में रहता है। अब बेचारा कैसे रहेगा, कोई ना कोई तो रोक कर रखने वाला चाहिए। अब मान लीजिए आप अपने गए ससुराल, अब आप तो बोलेंगे आने के लिए, अब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तो आप रोकेंगे कहाँ। वो बोलेगा कि रुक जा, अब नहीं हम जा रहे हैं, वो बोलेगा रुक जा, नहीं अब नहीं होता है ऐसा। अब देखिए, कहीं बता रहा हूँ एक बात है कि कहीं आप रिलेशन में गए होंगे तो वहाँ पर खाने के लिए पूछता है सभी, खाना खाइएगा, तो बोलते नहीं, फिर बोले खाना लीजिए, नहीं खाएंगे, लेकिन खाने का मन रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या बोलते हैं कि नहीं खाएंगे। तो वही होता है कि कम से कम भोजन जब 4 घंटे तक अमाशय में रहता है तो इसको रोक कर रखने वाला चाहिए। तो रोक कर रखने वाला कौन है, रूजी है, मतलब फुंडी का भाग है, वो कांटेदार नुमा के जैसा होता है रूजी। ठीक है ना, वो भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। ठीक है, तो जो फुंडी का भाग होता है वह क्या, बीच वाला भाग कांटे नुमा जो रूजी होता है। ये कांटे नुमा रूजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन किया था कि हम लोग पेट में चूहा किसके कारण से कूदता है, तो रूजी के कारण से। किसके कारण से, रूजी के कारण से, कांटेनुमा रूजी के कारण से। अब यहाँ से देखो, हम लोग एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जब हम लोग लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं तो यहाँ एक घाव बनने की संभावना होती है। ये क्या करता है, जो कांटेनुमा रूजी होता है, पेट को क्या चुभने लगता है। देखिएगा, कहते हैं ना पेट में चूहा कूद रहा है पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भूखे रह जाएगा तो पेट को चुभता है, जिसकी वजह से घाव होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसा जो घाव होता है उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ज्यादा टाइम तक भूखे रहने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और साथ में ये भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। भूखे रहने पर ये चुभता है, जब भूखे रहेंगे तो ये चुभेगा तो पेप्टिक अल्सर होगा, तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो फुंडी का भाग समझ गए। अब देखो, तीसरा जो भाग होता है, जो अंतिम ये सब भाग होता है, ये इसको पाइलेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलेरिक कहते हैं। अब देखिए, पाइलेरिक की दीवार से कौन, जठर ग्रंथियां निकलती है। अब जठर ग्रंथियां जो होती है, जठर रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जठर रस का निर्माण करती है। ठीक है ना, जो पाइलेरिक ग्रंथियां होती है, जो पाइलेरिक भाग होता है वो जठर ग्रंथि, उसके दीवार से जठर ग्रंथि निकलता है। जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। अब एक बात और समझ लीजिए, करीबन मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना जठर रस बनता है, तो 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है प्रतिदिन, 3 लीटर। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जठर रस कितना निकलता है, तो प्रतिदिन 3 लीटर निर्माण होता है मनुष्य के अमाशय से। ठीक है ना, तो पाइलेरिक भाग की जो दीवारें होती है वो जठर ग्रंथि की होती है। और जठर ग्रंथि किसका, कौन सा रस देता है, तो जठर रस का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर भोजन कैसे पचेगा। अब देखिए, जठर रस में 2 तरह का एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन होता है, दूसरा पेप्सिन होता है। अब रेनिन का काम होता है दूध को दही बनाना, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन बना देना। अब छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है, उल्टी करता है, तो देखिएगा वो दही देता है। क्यों देता है, तो उसका रीजन यही होता है, रेनिन बहुत ज्यादा उसमें पाया जाता है। दूध बच्चा पीता है तो उल्टी करता है। आप देखिएगा, छोटे बच्चे को दही के जैसा उल्टी करता है। तो दूध को दही किसने बनाया, तो रेनिन ने बनाया। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल लेता है। मतलब हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसको क्या करता है, उसको यही पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। अब एक चीज और आप देखे होंगे, यहाँ पर देखिएगा HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कभी कल आप उल्टी करते हैं तो देखिए कैसा, तो मतलब जलन टाइप का एकदम मुंह महसूस होने लगता है, एकदम मतलब ढिकार आने लगता है। कहने का मतलब है कि कभी कल शादी ब्याह में हम लोग चले जाते हैं, मौका मिल जाता है, मौका का फायदा उठा के इतना ना खा लेते हैं कि कहिए नहीं सकते हैं। अब बाद में उल्टी होने के जैसा क्या होता है, कहने का मतलब जब ज्यादा खाना आएगा ना अमाशय में, तो यहाँ से ज्यादा HCl होता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है। जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा वो तो आपके लिए खतरनाक होता जाएगा। अब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है तो वो क्या करता है, जलन पैदा करता है आपके पेट में, कहते हैं गैस हो गया है, गैस, पेट फूल गया है। अब देखो, उसको ठीक करने के लिए हम लोग दवा खाते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है ना, उस दवा का हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर से जाकर नाम पूछिएगा। ठीक है ना, MgOH होल्ड ट्वाइस,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उल्टी होती है, उल्टी जब होती है तो मुंह में जलन होने लगता है, लगता है, क्योंकि वो तो एक अम्ल है ना, जलन तो करेगा ही। अम्ल क्या होता है, तीखा होता है। अम्ल के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो जो अम्ल होता है वो तीखा होता है एकदम पूरा का पूरा। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, क्षार खाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार का यूज करते हैं। अब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या करते हैं, ठीक करते हैं कि नहीं, उदासीन कर देते हैं, पूरा पूरा अवस्था बैलेंस संतुलन बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से देखिए भोजन सोच समझ के खानी चाहिए कि इतना ना खा लिए कि बस वो मतलब पेट के लिए खराबी हो जाए। पेट कैसे खराब होता है आदमी का, या तो ऐसा कोनो चीज़ खा लेगा जो उसको पचेगा नहीं। पचेगा कब, मतलब क्या ना, जब उसके कहने का मतलब जब हम लोग भोजन करते हैं और हमारी जो ग्रंथियाँ पचाने की क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा वाली क्वालिटी वाले भोजन खाइएगा, तब तो भाई आपको दिक्कत होगा, वो पचेगा नहीं तो सरदल तो बाहर निकल ही जाएगा। तो याद रखिएगा, हम लोग जो उल्टी करते हैं उसमें से कैसा ढेकार आता है, एकदम एथी नहीं आता है, मतलब तीखा लगता है एकदम। तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब पेट को ठीक करने के लिए किसका यूज करेंगे, उसमें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना। गैसों से सब ठीक करने में काम आता है। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह से इस बात को। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन करते ही नींद आने लगती है पूरा का पूरा एकदम, जैसे कि मतलब सोने लगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर में भोजन करने के बाद नींद क्यों आती है, भी तो क्वेश्चन कर सकता है। तो देखिए जैसे ही हम लोग का भोजन जो होता है आमाशय में गिरता है, अब देखिए भोजन आमाशय में गिरता है तो उसको पचाने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से लेगा, तो ऊर्जा हमारे माइंड से खींचता है, शरीर के जो कोने कोने में ऊर्जा बचा होता है उसको खींचता है। जब ऊर्जा खींचेगी तो हमारा क्या होगा, मतलब हम हमारे शरीर से जब ऊर्जा खींचती है तो हम लोग जो होते हैं ना एकदम कोढ़िया जैसा हो जाता है, जैसा लगता है कि अब देह में जाने नहीं है। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, जब काम धाम आप कोनो कर लेते हैं, 1-2 घंटा लगातार काम करते रहिए तो मन करता है काम करने का, नहीं, मन करता है कि आराम से सो जाए। काहे कि सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। अब वही जब भोजन करिएगा तो सोने का मन करता है। इसका रीजन एक ही है कि जो भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हम लोग के माइंड से, वो शरीर के कोने कोने से खींच लेता है। और जब ऊर्जा नहीं रहती है शरीर में बची तो क्या होता है, नींद आने लगती है। लेकिन वही 10-15-20 मिनट घूम लेंगे तो फिर एक बाहरी ऊर्जा बन जाती है। भोजन खाने के बाद ऊर्जा तो बनता है, वो ऊर्जा मिलने के बाद क्या करते हैं, आप फिर अपने एकदम पूरा फुल पावर में आ जाते हैं, जैसे शुरू में आप रहते हैं। तो समझ में आई, भोजन खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो भोजन करने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, आमाशय में जो भोजन गिरता है, भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए, भोजन को पचाने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ऊर्जा जो होता है आमाशय, वो हम लोग के माइंड से और शरीर के कोने कोने से खींच लेता है, जिसके कारण से हमें नींद आने लगती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, यानी आप समझ गए होंगे जो मुंह गुहा से भोजन आता है, मुंह गुहा से जो भोजन आता है वो ग्रस नली से होते हुए, अब देखो ग्रस नली में जो भोजन आता है बताया तो उसको बोलस कहते हैं। अब एक और बात देखिएगा, यहाँ जो आमाशय है, अब जो आमाशय से भोजन निकलेगा उसको जानते हैं क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम। क्या कहते हैं, काइम। अभी तक आपने ये देखा था कि मुंह गुहा से जो भोजन ग्रॉस नली में आया उसको हम लोग बोलस कह रहे थे। क्या कह रहे थे, बोलस। यहाँ जो मुख जो था ना एकदम कुछ काच के जो बराबर किया, जो ग्रॉस नली में आया उसको बोलस कहते हैं। लेकिन अब जो बोलस आमाशय में गिरा, अब आमाशय क्या किया, उसका कुछ काच के 4 घंटा रख के पूरा का पूरा पाचन किया। अब यहाँ से जो भोजन आएगा छोटी आंत में, वो जो भोजन होगा वो काइम होगा। क्या होगा, काइम। यानी आमाशय से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ भोजन जो करीबन होता है 4 घंटे रहता है। अब आमाशय से जो भोजन है वो आपका कहाँ पर आएगा, छोटी आंत, ये वाला जो भाग है ना, छोटी आंत। तो इतनी बातें कम से कम पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो ये वीडियो आपका पार्ट 1 का काम करेगा। अब हम लोग छोटी आंत से लेकर जो भी यहाँ पर चीजें बची है उसको हम लोग पार्ट 2 में ग्रहण करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को हम लोग लेकर फिर मिलेंगे।